2014 में गोदी मीडिया नामक शब्द प्रयोग में आया और ये वही दौर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज होते। प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया किस तरीके से पामेरियन बनकर सत्ता की देहरी पर दंडवत अवस्था में पड़ा है, इसे सारा देश जानता है। आज करीब करीब चंद एक पत्रकारों को और कुछ एक यूट्यूबर्स को छोड़ दे तो इस देश में मीडिया के नाम पर कुछ बाकी नहीं है। अब चूंकि मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा इसी प्रोफेशन में बतौर संपादक बीता है और मुझे लगता है कि अब इस जिम्मेदारी को भी हमें ही निभाना पड़ेगा। आज से शुरुआत करते हैं क्योंकि आज संविधान दिवस था। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंचायत के अंदर, जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है यानी पार्लियामेंट में, भाषण होना था संविधान को लेकर, लेकिन वो हुआ नहीं। उसके पीछे का कारण जो समझ में आ रहा है वो ये था कि विपक्षी सांसदों ने एक खत लिखकर यह अनुरोध किया था कि प्रधानमंत्री के बाद नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी भी अपनी बात संविधान को लेकर रखेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर वो तमाम सुलगते और जलते हुए सवाल इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े हो जाते, जिनका कोई जवाब भाजपा के पास नहीं है। आज उसकी एवज में प्रधानमंत्री जी कहीं और गए और वहाँ पर उन्होंने संविधान को लेकर अपना मत रखा और भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने भी, और लगभग करीब करीब सभी के भाषणों में कांग्रेस के दौर में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान लगाई गई इमरजेंसी यानी आपातकाल पर कड़े सवाल खड़े किए गए, जो अक्सर भाजपा करती है। यह सच है कि आपातकाल लगा था और ये सच है कि इसे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही लगवाया था, लेकिन ये भी सच है कि वो संविधान के अनुसार हुआ था। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या है उस पर कभी कोई नहीं जाता। दरअसल इंदिरा गांधी पर ये आरोप लगा था कि उनके एक कार्यकर्ता ने, जो एक सरकारी नौकर था और अभी रिटायर नहीं हुआ था, चुनाव में प्रचार किया था और दूसरी बात यूपी में यहाँ पर उनकी रैली होनी थी, वो मंच बहुत बड़ा बना था और सरकारी इमदाद के जरिए बना था। इन आरोपों की एवज में देश के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को 6 साल के लिए एक अदालत बाधित कर देती है और तो और उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। मैं इमरजेंसी को यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस ने उसको भुगता है और ये सच है कि कांग्रेस ने कई मर्तबा कन्फेस भी किया है। और यही कारण था कि आपातकाल खत्म होने के बाद इंदिरा गांधी को इस देश ने बाहर का रास्ता दिखाया, लेकिन ये वही इंदिरा गांधी थी जो एक बार फिर बड़े सशक्त जनादेश के साथ सत्ता पर काबिज हुई। लेकिन क्या सिर्फ कांग्रेस को आपातकाल पर घेर के उन तमाम सवालों से बचा जा सकता है जो आज यक्ष प्रश्न बनकर इस देश के सामने खड़े हैं? क्या आप जानते हैं कि इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो विपक्षी थी यानी कांग्रेस, उसके खाते लोकसभा चुनाव में सिर्फ इसलिए सील कर दिए जाते हैं कि सीताराम केसरी जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उन्होंने इनकम टैक्स जो है वो पूरा जमा नहीं कराया था। पहली तो बात, पॉलिटिकल पार्टीज एनजीओज की तरह होती हैं और कहीं पर भी संवैधानिक तौर पर ऐसा नहीं दिखता कि उनको इनकम टैक्स देना पड़े। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या भाजपा इनकम टैक्स भरती है? और 35 साल पुराने मामले को लेकर ऐसा ही कम्युनिस्ट पार्टी के साथ भी किया गया। इसके बाद 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को बड़े घर भेज दिया जाता है, हवालात में डाल दिया जाता है बिना कोई आरोप सिद्ध हुए। और आज भी अरविंद केजरीवाल उन्हीं हालातों से जूझ रहे हैं, जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री को जनता ने वहां दोबारा चुना, बावजूद इसके कि भाजपा का दुष्प्रचार वहां पर जमकर हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नोटबंदी के नाम पर इस देश की जो हालत की गई, उस पर कोई सवाल उठाता क्यों नहीं है? कोई क्यों ये नहीं बताता है कि ये भाजपा के लल्लन सिंह थे, ज्योति मिर्धा थी और कई बड़े ऐसे नेता थे जिन्होंने ये कहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि अगर उनको 400 सीटें आई तो वो देश का संविधान बदल देंगे।
भारतीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने तो एक आर्टिकल तक लिख डाला था। फिर ये कहना कि ये संविधान की रक्षा करते हैं, और जो महाराष्ट्र में हुआ ठीक उसी तर्ज पर जैसा हमने हरियाणा में देखा। और सवाल ये नहीं है कि विपक्ष को सिर्फ इसलिए चुप करवा दिया जाएगा कि आप झारखंड में जीत गए हैं और आप महाराष्ट्र में हारे हैं तो आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठा सकते। आपको याद होगा अखिलेश यादव साहब का और उसके बाद उद्धव ठाकरे का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि वो 100% सीटें भी जीते तब भी वो ईवीएम पर भरोसा नहीं कर सकते। सवाल इतना नहीं है, इतने संवेदनशील आरोप सामने आए हैं जिन पर चुनाव आयोग क्या जवाब देगा ये समझ में नहीं आता। मसलन एक जगह पर तो एक दरोगा रिवाल्वर तानकर महिलाओं के सामने खड़ा हो जाता है और उनको वोट देने के उनके बुनियादी अख्तियार से दूर रहने को कहता है। यह सच है कि उसके बाद चुनाव आयोग ने कुछ एक पुलिसकर्मियों को निलंबित किया, लेकिन सवाल ये है कि जिन लोगों ने वोट नहीं डाला उनका क्या। एक विधानसभा ऐसी भी है यहाँ पर 65% एक समुदाय विशेष के लोग हैं जो भाजपा को वोट नहीं करते और 67% टोटल वोटिंग होती है, उसके बावजूद भाजपा का उम्मीदवार जीतता है। इसी तरीके से मनसे की तरफ का एक उम्मीदवार जो अपने पोलिंग बूथ पर अपने पूरे परिवार के साथ खड़ा होकर ये बता रहा है कि उसने, उसकी बीवी ने, उसकी माँ ने और उसके बच्चे ने वोट डाला है, बावजूद उसके उस पोलिंग बूथ पर उसे सिर्फ 2 वोट मिले। और सबसे बड़ी बात ये, हजारों की तादाद में ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिन पर कुल वोट जो असल में रिकॉर्ड में थे और जो वोट मतदान के लिए डाले गए उनमें बहुत ज़्यादा फर्क है। और ये तो हमने लगातार देखा है कि हर दफ़ा चुनाव आयोग चुनाव संपन्न होने के कुछ समय बाद, वो 1, 2 या 3 दिन भी हो सकते हैं, एकाएक कई लाख के वोटों का प्रतिशत बढ़ा देता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए थे तो 0.4% चुनाव जो है उसका प्रतिशत मतदान में बढ़ा था। ये पहले फेज़ की बात है। और दूसरे फेज़ में ये 0.24% था, यानी ना के बराबर। जबकि जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जिसे मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ क्योंकि यहाँ से संबंधित हूँ। यहाँ पर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र हैं, बर्फबारी से जुड़े इलाके हैं, गहरी नदियाँ हैं, नाले हैं, बड़ी गहरी खड्डे हैं और इस तरीके की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं कि बहुतेरे लोग तो समय पर चुनाव के लिए पहुँच भी नहीं सकते। बावजूद इसके यहाँ पर मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ता। लेकिन हरियाणा में क्या स्थिति बनती है कि वो कांग्रेस जिसे पूरा हरियाणा सत्ता आसीन करने के लिए एकजुट और एक मत था, एकाएक चुनाव हार जाती है। क्यों? नायब सैनी ने ये कहा कि उन्होंने सारी व्यवस्था कर ली है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जो कांग्रेस के वहाँ प्रदेशाध्यक्ष थे जो बीमार चल रहे थे, उनके सोशल मीडिया पर एक मैसेज आता है जो एक सरकारी अधिकारी, शायद जिसका ईमान अभी जिंदा था, वो उनको गोपनीयता का हवाला देकर डालता है और उसमें बकायदा बताता है कि कौन कौन सी सीटें कल आप हारने वाले हो। और वही सीटें कांग्रेस हारती है। 99% चार्ज बैटरीज मिलती हैं, जिसका सीधा मतलब है कि वो जो 20 लाख ईवीएम मशीनें चुनाव आयोग गायब बताता है, ये 2-4 की गिनती नहीं है, 1000-2000 की नहीं है, 20 लाख चुनावी मशीनें। तो क्या वो मशीनें दोबारा से इस्तेमाल की जा रही हैं? इसीलिए वो फुली चार्ज था। और आज स्थिति ये है कि शायद इस देश ने आज़ादी के बाद से कभी ऐसा देखा हो कि 20% के करीब रनर अप्स हरियाणा में हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। और ये उन्होंने तब किया जब डेडलाइन में 1 या 2 दिन बाकी थे। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो रिकाउंटिंग करवा सके। लेकिन कोड में सबसे बड़ी खाज ये है कि अगर आप रिकाउंटिंग करवाना चाहते हो तो आपको प्रति बूथ 47,000 कुछ 100 रुपये जमा करवाने होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी विधानसभा में 100 के करीब पोलिंग बूथ बनते हैं तो आपको 4.5 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए देने हैं ताकि आप रिकाउंटिंग करवा सके। वो भी उस स्थिति में जब साफ साफ दिख रहा है कि कुल वोट और पड़े हुए वोटों में बहुत बड़ा फर्क है। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि जिस तरीके के हालात महाराष्ट्र में बने थे, आपको याद होगा मुख्यमंत्री शिंदे विदेश जाते हैं और करोड़ों रुपए का बिल होटल का उनके बाद उनको भेजा जाता है, जो कि सरकारी खर्चे से पेड ऑफ ना होने की वजह से चर्चा में आता है।
और तो और उन्हीं का एक डिप्टी स्पीकर विधानसभा की तीसरी मंजिल से कूद जाता है और उसका आरोप यह था कि आदिवासियों की बात नहीं सुनी जा रही। वहां पर सोयाबीन एक बहुत बड़ा मसला था जिससे किसान जूझ रहे थे, और महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है इस देश का जहां पर सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की। बावजूद उसके ये सरकार जो सत्ता में थी और जिसे सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से असंवैधानिक बता चुका था, पहले अपने 2.5 साल का कार्यकाल पूरा कर दी है और भरी पूरी पार्टियां जिनकी कई पीढ़ियां खप गई अपनी राजनीतिक जमात को बड़ा करने में, फिर चाहे वो शिवसेना हो या शरद पवार साहब की पार्टी हो, उनको ना केवल तोड़ा गया बल्कि उनके चुनाव चिन्ह तक भी छीन लिए गए। और अब जो नतीजे आ रहे हैं उसके बाद अगर कांग्रेस ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि हम इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे, तो बड़ा सवाल ये है कि इसमें गलत क्या है। संविधान की बात करने वाले लोग ये बताएंगे कि आखिर किस तरीके से संभल के अंदर चुनाव के ठीक बीच एक दिन पहले एक वकील स्थानीय अदालत में अर्जी दर्ज करता है कि उसे एक मस्जिद जो है वो मंदिर नजर आती है और सर्वे के लिए आदेश पास हो जाता है। फिर हिंसा भड़कती है, उसमें कई लोगों की जान चली जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही वकील है जिसने ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार तक हर जगह याचिकाएं लगा कर रखी हुई। क्या बना दिया आज इस देश का। आपको याद होगा आरएसएस चीफ मोहन भागवत का वो बयान जो कुछ साल पहले उन्होंने दिया था और जिसमें ये कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर को देखना सही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोहन भागवत ने कहा। अयोध्या मामले पर फैसला आया और उसके बाद आपने देखा कि चीफ जस्टिस रिटायर होने से ठीक पहले ये कहते हैं कि उन्हें भगवान की तरफ से आदेश हुआ था। ठीक है, अयोध्या पर फैसला आया, इस देश ने उसे सर्वसम्मति से माना। यह भी ठीक है कि मंदिर का भी निर्माण भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन आपने केवल और केवल चुनावी फायदे के लिए मंदिर का जिसे हम कहते हैं मूर्ति की स्थापना, मैं शब्द भूल रहा हूँ, वो आपने करवा दिया। लेकिन हकीकतन क्या आज इस देश में जाति, धर्म, संप्रदाय और मजहब के नाम पर जो बंदर बांट की जा रही है, जिस तरीके से सरकारी एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल हर दिन होता चला जा रहा है, और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आज संविधान की बात करने वाले प्रधानमंत्री जरा ये बताएं कि वो तमाम उनके फैसले जिनको सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से असंवैधानिक बता चुका है, उन पर उन्होंने माफ़ी क्यों नहीं मांगी। क्यों नहीं वो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े घोटाले, इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले पर कोई जवाब दे पाए, जिसमें कई हजार करोड़ भाजपा ने प्राइवेट कंपनीज के गले पर पैर रखकर उनसे जबरन छीना, वो भी एजेंसीज के बेजा इस्तेमाल करते हुए। लॉटरी किंग से लेकर कई ऐसी कंपनियां जिनसे न केवल पैसा लिया गया चुनावी चंदे के नाम पर, बल्कि उसके बाद उन्हें कई हजारों करोड़ के बड़े बड़े ठेके जो है वो नियमों को ताक पर रखते हुए दे दिए गए। और तो और इस इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसी कंपनियों की भी कमी नहीं है जो फार्मासिस्ट कंपनियां थी और जिनके सैंपल्स पहले उन दवाओं के फेल हो जाते हैं जो रोजमर्रा की रूटीन में आम आदमी यूज़ करता है, लेकिन जब वो चंदा दे देती हैं तो वही सैंपल पास कर दिए जाते हैं। ठीक इसी तरीके से बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी हाल आया, जिसमें बुलडोजर को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया गया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जोगी जी की तारीफ करते हुए ये कहते हैं कि उनसे सीखो कि बुलडोजर कहाँ चलाना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी एक आदमी पर जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते आप उसका मकान ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। और इस तरीके से आप केवल उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को घर के बिना खड़ा कर दोगे, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें आज जरूर की जा रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस चुनाव पर खड़ी है वो आज बड़े गंभीर सवालों की जद में है। आज स्थिति ये है कि इस देश के आम आदमी को ईवीएम पर यकीन ही नहीं रहा, और क्यों ना रहे। जिस ईवीएम को बनाने वाली 2 कंपनियों में से एक कंपनी के कुल 7 डायरेक्टर्स में से 4 भाजपा के कार्यकारी सदस्य हैं। जिस चुनाव आयोग में वो 4 प्रोफेसर्स जो हैं उनको टेक्निकल टीम में बिठाया जाए जिन्होंने वीवीपैट को इन्वेंट किया, यानी
परीक्षा भी यही देंगे, नतीजे भी यही निकालेंगे और फैसला भी ये खुद ले लेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे इस देश के पूर्व चीफ जस्टिस गगोई साहब ने अपने खिलाफ एक महिला द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों को खुद सुना था और खुद को निर्दोष बता दिया था और बाद में राज्यसभा चले गए थे। कितने ऐसे जजेस हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद या अर्ली रिटायरमेंट लेकर भाजपा को ज्वाइन किया? क्यों इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात के सबसे बड़े नेता को 2 साल की मैक्सिमम सजा सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुनाई जाती है ताकि उनकी संसदीय सदस्यता खारिज हो सके? और उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अडानी को लेकर देश की संसद में सवाल पूछा था। क्यों 150 से ज्यादा चुने हुए जनता के नुमाइंदों को एक झटके में संसद से बाहर कर दिया जाता है? औसतन भी आप मानकर चलें, अगर एक सांसद को 4 से 5 लाख लोगों ने वोट किया है तो आप जब उसे 150 के करीब लोगों के साथ गुणा करेंगी तो कितने बड़े मुल्क के कितने बड़े हिस्से के साथ आपने नाइंसाफी की, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन खो लिया। मणिपुर पिछले करीब 1.5 साल से जल रहा है, लेकिन क्या आज तक महज एक छोटी सी औपचारिकता छोड़कर कभी प्रधानमंत्री ने उस पर बात की? कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो आज संविधान की दुहाइयां दे रही है, इस बात का जवाब दिया कि क्यों वहां पर महिलाओं की नग्न परेड करवाई गई? क्यों वहां पर इंसानियत का कत्ल लगातार होता चला जा रहा है? क्यों भाजपा के नेताओं और तमाम बड़े जो इनके मंत्री और इवन मुख्यमंत्री तक है, उनके घरों तक भीड़ जो है आक्रोशित होकर पहुंच चुकी है, आगजनी हो रही है? क्यों 2 अलग अलग समुदाय लगातार लड़ते चले जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, माननीय प्रधानमंत्री के कथित तथाकथित कहे जाने वाले परम मित्र गौतम अडानी के नाम पर कोई सवाल इस देश में पूछा नहीं जा सकता। क्यों इस बात का जवाब मोदी सरकार नहीं देना चाहती है कि कई हजार करोड़ की रिश्वत सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी गई ताकि अमेरिकन इन्वेस्टर्स को उस योजना में शामिल किया जा सके जिसमें हमारी सोलर एनर्जी बनाने वाली समिति यानी कॉरपोरेशन महंगी बिजली प्रदेशों को मुहैया करवाना चाहती थी। और आज जबकि अमेरिका जैसा देश जो है वो अभियोजन का मामला दर्ज कर चुका है, क्यों उस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया? ये इतने जलते और सुलगते हुए सवाल है जिनका कोई जवाब मौके की सरकार के पास नहीं है। लेकिन संविधान की जब बात होगी तो दुहाई दी जाएगी, बात की जाएगी आपातकाल की या फिर नेहरू जी की। उनको इस फानी दुनिया को अलविदा कहे हुए अब दशकों बीत चुके हैं। पिछले करीब 10.5 सालों से सत्ता में आप हैं तो जवाब भी आपको देने हैं। क्यों साईनाथ जैसे आदमी को 10 साल जेल में रखा गया निर्दोष होने के बावजूद, और फिर जब उन्हें अदालत निर्दोष घोषित करती है तो आपकी जुबान से उसके हक में या उसके सपोर्ट में एक शब्द नहीं निकलता? क्यों कोरेगांव में जो लोग आरोपित सिद्ध किए गए बाद में निर्दोष पाए गए? क्यों गुजरात में उस महिला के साथ जघन्य कुकृत करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है, भाजपा के नेता उनके गलों में मालाएं डालते हैं? ये इतने क्यों हैं जिनका शायद कोई जवाब भाजपा के पास होगा। लेकिन सवाल ये है कि संविधान की दुहाई फिर भी दी जाएगी। लेकिन आज की वास्तुस्थिति ये है कि अगर इस देश में इसी तरीके से चुनाव होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब ये देश एक तानाशाह के हवाले होगा, ठीक उसी तरीके से जैसा हम नॉर्थ कोरिया में देखते हैं। वीडियो के अंत में सिर्फ इतना बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में आज स्थिति क्या है। वहाँ के लोग टीवी नहीं देख सकते, घर में छिप कर देखना पड़ता है, अखबार नहीं पढ़ सकते, और तो और कपड़े, ड्रेसेस, हेयर स्टाइल तक अपनी मर्जी का नहीं रख सकते। वो सरकार बताती है कि ये 15 हेयर स्टाइल्स हैं, इसमें से आपको कौन सा चुनना है। और जो उनका सुप्रीम लीडर है उस वाला हेयर स्टाइल तो आप रखने का मतलब है कि आपको मौत की सजा होगी। 3 हिस्सों में वहाँ के समाज को बांटा गया है और उन 3 हिस्सों में पहला वो है जो सरकार के वफादार हैं, दूसरे वो हैं जिन पर उतना भरोसा नहीं है, और तीसरे वो लोग हैं जो भूखमरी का शिकार हैं, जिनको
रिश्वतखोरी जहाँ सिर चढ़कर बोलती है, जहाँ पर हालात इतने बदतर हैं कि ना तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, ना 2 जून की रोटी खा सकते हैं। वहाँ की जेलों में एकाएक खबर आई कि चूहे और मेंढक तक खत्म हो गए, क्योंकि लोगों के पास खाने को खाना नहीं था। तो क्या उन परिस्थितियों की तरफ ये देश बढ़ रहा है? ये वो देश है जिसे कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस संविधान से नवाजा था जो इस देश के हर व्यक्ति को एक जैसा अधिकार देता था, फिर चाहे वो राजा हो या रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी जाति किसी धर्म का क्यों ना हो, सबको एक जैसा अधिकार था। ये वो देश है जिसकी आज़ादी की लड़ाई के लिए महात्मा गांधी लाठी लेकर चले थे। ये वो देश भी है जिस पर भगत सिंह जी से लेकर बटुकनाथ, राजगुरु, सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नाम मालूम हजारों नाम, रानी लक्ष्मीबाई से आप शुरू हो जाए, जिनका तो शायद इस देश को सलीके से पता भी नहीं है, कुर्बान हो गए थे ताकि ये मुल्क आज़ाद हो। और जो भाजपा आज संविधान की बात करती है, आखिर मैं पूछना चाहूँगा, क्या वो बताएगी? भारत पाकिस्तान विभाजन पर आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप बताते हो कि कितने बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ था, लेकिन आप ये लोगों को क्यों नहीं बताते हो कि जब सिंध की असेंबली में पहली दफ़ा पाकिस्तान के मसौदे पर बात हुई थी, तब मुस्लिम लीग के साथ सत्ता में कौन था? आप लोग थे, आपके वैचारिक पुरोधा थे, हिंदू महासभा के लोग थे। और जब महात्मा गांधी की हत्या में उनका नाम आया, और जिन पटेल साहब को आप बड़ा सम्मान देते हो, ये वही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने आरएसएस को बैन तक कर दिया था। लेकिन स्थिति ये है कि आप अपने वैचारिक पुरोधाओं के उस जीवन की बात नहीं करोगे, उस किरदार की बात नहीं करोगे जो सीधे तौर पर आरोप लगाता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि वो फिरंगियों के साथ खड़े थे, और जब इस देश में जेल भरो आंदोलन शुरू था, अपने पूरे शबाब पर था, तो आपके वैचारिक पुरोधा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर अंग्रेजों की बगल में खड़े थे। और आज आप संविधान की बात करते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, ये सच है कि 2 जून की रोटी के चक्कर में एक आम आदमी के पास ना तो समय है, ना वो ये जरूरी समझता है कि वो देश में क्या चल रहा है उस पर गौर फरमाए। लेकिन अगर हालात ऐसे रहे, जैसे मैंने आपको नॉर्थ कोरिया के हालात बताए हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप चुनाव को बाधित कर देंगे, जब आप हारे हुए लोगों को जबरन जितवा देंगे, जब आप अपनी मर्जी से कई लाख वोटों का एकाएक इजाफा बता देंगे और सवाल पूछने पर आप कोई जवाब नहीं देंगे, उल्टा चुनाव आयोग घुड़की देगा। और इस बात का जवाब क्यों नहीं देना चाहते मोदी जी कि जब 3 लोगों की कमेटी बनी थी, जिसमें सीजीआई भी शामिल थे, जो ये तय करते कि कौन इस देश का अगला चुनाव आयुक्त होगा, क्यों आपने सीजीआई को हटा दिया? क्यों आपके एक इलेक्शन कमिश्नर ने चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया? और आज जो परिस्थितियां हैं वो बताती हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग, जिसको केंचुआ कहना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ये एक ऐसा जीव है जो जमीन पर रेंगता है और जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, आज वो कितनी बेशर्मी के साथ हर उस सवाल से मुंह मोड़ रहा है और आला दर्जे की घटिया शायरी सुनाकर राजीव कुमार इस देश को चुप करवाना चाहते हैं। ये वो तमाम बर्निंग इश्यूज हैं, जलते हुए सवाल हैं, जिन पर अभी भी आज संविधान दिवस को मनाते हुए हमने गौर नहीं किया। तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास ना संविधान होगा, ना लोकतंत्र होगा, ना आज़ादी होगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।